Good morning students, welcome to Shortcut. We are continuing our chapter number 8 मोशन। तो मोशन के बारे में कल हमने काफ़ी कुछ जाना था अपने पिछले वीडियो में, यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन एटसेट्रा। फिर हमने स्पीड, वेलोसिटी के बारे में भी देखा था। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हमने कल ये तो देख लिया था कि वेलोसिटी क्या है एटसेट्रा, और एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है। अब हम देखने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has different values at different instants and at a different point of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. अब यहाँ पर सीधा सीधा ये समझाया गया है कि जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, कौन से मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म मतलब जैसे हमने कल टेबल देखा था, उस टेबल को मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार। हमने ये टेबल देखा था, तो इसमें हमने देखा था कि ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। इसमें हर एक 15 मिनट के बाद जो डिस्टेंस है वो सिमिलर है, यानी कि 10-10 किलोमीटर जा रहे हैं वो 15 मिनट में। लेकिन इस केस में आप देखते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं कवर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 12 से 19 हुआ, 19 से 23 हुआ, यानी कि अंतराल सिमिलर नहीं है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब रहेगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के समय वेलोसिटी के अंदर जो बदलाव रहेगा, द चेंज इन वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, क्योंकि कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है तो ज़ीरो ही माना जाएगा उसको। लेकिन दूसरी तरफ जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है, कौन सी मोशन की बात करते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस समय में वेलोसिटी विल नॉट बी ज़ीरो, चेंज इन वेलोसिटी विल नॉट बी ज़ीरो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ जो यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है वहाँ पर वेलोसिटी जो है उसके अंदर कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, इसलिए वो ज़ीरो रहेगी। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आगे देखते हैं अभी इसके रिलेटेड कुछ और। टू आंसर सच क्वेश्चंस वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक्सेलरेशन नामक एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब एक्सेलरेशन जो है उसकी हम डेफिनेशन क्या दें। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम, सेकंड में, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। हमने देखा जो स्पीड थी वो कैसे फाइंड की जाती है, एवरेज स्पीड वगैरह। फिर हमने देखा कि अगर स्पीड के साथ आपको डायरेक्शन बताई गई है, स्पीड और डायरेक्शन दी गई है, तो उसको वेलोसिटी कहा जाता है। लेकिन अगर वेलोसिटी में बदलाव होता है तो उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे सामने है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ और टाइम कितना लगा, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी में बदलाव कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हमने कल देखा था। फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को यू से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरू होता है वो इनिशियल होता है और जहाँ पर वो रुकता है वो फाइनल होता है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। इस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये जो एक्सेलरेशन जो है, अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो तो इसको पॉजिटिवली लिया जाता है, और अगर ये ऑपोजिट साइड में हो वेलोसिटी की तो इसको नेगेटिवली, माइनस में लिया जाता है। इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती है या फिर घटती है, अब यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बताइए, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन टाइम इक्वल होना चाहिए और अमाउंट इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो आपको ऊपर का टेबल याद आ गया, यानी कि इक्वल टाइम के बाद समझो कि कोई चीज़ है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, समझो कि 10 सेकंड के बाद बढ़ रही है और पर्टिकुलर लिमिट में बढ़ रही है, यानी कि
उसका बढ़ने या घटने का जो मात्रा है वो समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एवरी टाइम, और इक्वल इंटरवल के बाद, कि भाई 10 सेकंड के बाद बताया तो एवरी 10 सेकंड के बाद उतना ही होना चाहिए। तो इस तरह के देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना, आपकी वेलोसिटी अगर कम ज़्यादा होती है इक्वल अमाउंट के साथ और इक्वल इंटरवल के बाद, तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब फ्री फॉलिंग बॉडी, अब ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, अब वो गिर रही है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी, वो सिमिलर स्पीड से गिरेगी, तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन के हिसाब से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट चेंजेस वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी बदलती है नॉन यूनिफॉर्म रेट पे, कि उसका जो बदलने का, यानी कि वो कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, तो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर वो कम ज़्यादा, चलो वो सेम टाइम पे हो रही है, कि वो बढ़ ही रही है लेकिन इक्वल समय पे नहीं बढ़ रही है, समय 15 सेकंड में इतनी बड़ी, फिर दूसरे 10 सेकंड में भी उतनी बढ़ गई, तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रॉड increases speed by equal amount in equal intervals of time, then car is said to be moving with non uniform acceleration। अब एक कार जो है वो मूव कर रही है, लेकिन वो, अब आप जानते हो कार है, कार को आप कभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं चला सकते, क्योंकि कहीं पर आपको आगे ट्रैफिक मिलेगा तो आपको थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा, फिर ट्रैफिक से बाहर आती है आप स्पीड बढ़ा दोगे, तो वो एक एग्जांपल रहेगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब इसके लिए एक यहाँ पर दिया गया हमारा न्यूमेरिकल। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स इज बाइसिकल। अब यानी कि स्टेशनरी पोजीशन मतलब रुका हुआ है, वो हिल नहीं रहा है, एकदम स्टॉप, यानी कि साइकिल रुकी हुई है, वहाँ से वो शुरू कर रहा है, और फिर वो वेलोसिटी लेता है 6 मीटर पर सेकंड की 30 सेकंड के बाद। देन द वेलोसिटी देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको। फर्स्ट केस देखते हैं हम, जब वो 0 से शुरू करता है और 6 मीटर पर सेकंड तक जाता है। यहाँ पर u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो है 0, आपको ये ध्यान रखना है, u इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। फाइनल वेलोसिटी v जो है वो है 6 मीटर, क्योंकि 0 से उसने शुरू किया और 6 मीटर। आप इसको अगर और ध्यान से समझना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये देखिए, ये भाई साहब ने यहाँ से साइकिल शुरू किया, तब उसकी स्पीड कितनी थी 0, और वो 30 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँच गया और उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर 30 सेकंड के बाद। ठीक है, अभी हमें इसी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी इनिशियल आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, टाइम कितना लगा, 30 सेकंड लगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 8.3 जो ये फॉर्मूला है हमारा आपके सामने, जो ये वाला 8.3 इक्वेशन के हिसाब से v माइनस यू अपन टी, वी माइनस यू अपन टी करिए आप, 6v है यानी कि फाइनल माइनस 0/30। अब 6 माइनस 0 इज 6 ओनली, 6 डिवाइडेड बाई 30 इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका हमारा फर्स्ट केस में हमने निकाल दिया है, इसका एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेशन निकाल दिया। दूसरा, सेकंड केस में हमने देखा कि उसके बाद वो ब्रेक लगाता है, यानी कि वो ब्रेक कब लगाता है, जब वो 6 मीटर पर सेकंड पे है तब, यानी कि 6 मीटर पे वो ब्रेक लगाता है और फिर उसकी स्पीड अगले 5 सेकंड में 4 हो जाती है। यानी कि पहले केस में मैंने आपको बताया कि यहाँ से उसने शुरू किया, यहाँ पे 0 पे था, फिर वो 30 सेकंड के बाद पहुँचा 6 मीटर पे। ठीक है, अब इस 6 मीटर, यानी कि इसको तो हमने निकाल लिया, इतना तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन वो 6 मीटर के बाद ब्रेक लगाता है और अगले 5 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड जो है वो हो जाती है, सॉरी, वो 4 मीटर पे पहुंच जाता है। यानी कि पहले 30 सेकंड में 6 मीटर पे और दूसरे 5 सेकंड में वो 4 मीटर पे। तो अभी हमें यहाँ पे हमने इनिशियल 0 लिया था और फाइनल 6 लिया था, अब यहाँ पर हम इसको लेंगे, इतने को, तो इसको लेंगे तो आप देख सकते हो ये इनिशियल हो जाएगा और ये इसका फाइनल हो जाएगा, यानी कि इनिशियल होगा 6 और फाइनल होगा 4। तो ये देखिए, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 6 और फाइनल वेलोसिटी 4, टाइम यहाँ पर 5 सेकंड लगे, तो 4 माइनस 6/5, तो ये -2 हमारा ऊपर बचेगा, -2/5 इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज दिस एंड द सेकंड केस इज दिस। ये दोनों चीज़ें आपको होप क्लियर हो गई होगी। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, टाइम। आगे हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब पहला यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे हम इसका देखेंगे, देखिए दिस ग्राफ, यहाँ पर दो एक्सिस बताए गए, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। द डिस्टेंस is taken along the y-axis. Distance time graph can be employed under various conditions where objects move with uniform speed, non-uniform speed और remain at rest. यानी कि अगर आपको ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर शो करना है तो वो हम शो कर सकते हैं यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, या फिर रेस्ट पे है कोई ऑब्जेक्ट उसके लिए भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड वाले के लिए है। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड वाले के लिए कैसे है, देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर आप यूनिफॉर्म के लिए कैसे देखिए, नीचे है हमारा टाइम, यानी कि नीचे टाइम दिया गया है और ऊपर क्या दिया गया है, उस तरफ हमारा डिस्टेंस है। क्या है उधर, डिस्टेंस। तो टाइम और डिस्टेंस हमारे पास दोनों दिए गए, दिस इज टाइम एंड हियर वी आर गेटिंग द डिस्टेंस। अब देखो यानी कि ऐसे टाइम बढ़ेगा और ऐसे डिस्टेंस बढ़ेगा। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसमें आप देखोगे तो आपको पर्टिकुलर टाइम के बाद जीरो, यानी कि इसकी जो स्पीड थी, डिस्टेंस था, वो यहाँ पहुँचा इतने टाइम के बाद, यानी कि ये ग्राफ एक सिमिलर रहेगा। 20 मिनट्स के बाद जो स्पीड है वो फिर सिमिलर ही गई है, देखिए। यानी कि इस तरह का जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी कि वो 20 सेकंड के बाद उसने इतना कवर किया, अगले 20 सेकंड के बाद उसने इतना कवर किया, यानी कि ये सिमिलर रहेगा। क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, इक्वल रहेगा। इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ, दिस ग्राफ शोज अस द विच स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, की यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, टाइम के बाद वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, thus for uniform speed a graph of distance traveled against time is a straight line। तो इस तरह का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि 8.3 में शो किया गया है। यही वाला फिगर आप जो देख रहे हो, ये जो दिखाया गया है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ऐसा बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसा बनेगा। अब आगे हम देखते हैं, वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू डू सो कंसिडर स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.3। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है ए बी, ए कहाँ है हमारा, ये देखिए ये ए बी है, ये ए है और ये हमारा बी है। तो ए बी हमने एक छोटा सा पार्ट इसका लिया। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक आप लाइन लगाएंगे, और बी से आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगाएंगे। दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी। ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कब, कहाँ मिलेंगी, सी पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, सी पे मिलेंगी। टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी। नाउ ऑन द ग्राफ, अब इस ग्राफ के ऊपर अब हमने देखा कि यहाँ पर सी पॉइंट पे मिली टू फॉर्म ए बी सी। नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। ए सी कौन सा है हमारा, वो देखेंगे हम। ये रहा ए और ये रहा सी, एक ट्राइंगल बनेगा। आप देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन चुका है। अब इसमें ए सी जो है वो टाइम बताएगा कि टाइम कितना हुआ, ये नीचे का हमको बता रहा है ना टाइम। तो टाइम कितना होगा, T2 माइनस T1। समझो ये पॉइंट जो कि फाइनल पॉइंट है उसको हमने T2 लिया और स्टार्टिंग पॉइंट को हमने T1 लिया। तो T2 में से T1 माइनस, यानी कि 40 था, समझो यहाँ पर 60 हो गया। सपोज इसको हम यहाँ लें तो 60 माइनस 40 इक्वल टू 20, तो ये हमारा 20 आ जाएगा। सपोज वाइल बी सी करस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस। अब बी सी जो है ये वाला, ये क्या बताता है हमको, डिस्टेंस बताता है, क्योंकि ये इस तरफ बता रहा है ना वो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये सी से स्टार्ट करेंगे हम, समझो कि इसको हमने S1 लिया और B तक पहुंचा, यानी कि इसको S2 लिया। समझा, द स्पीड V ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इसका हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे। स्पीड V ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंट। अब स्पीड कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड, हमारी स्पीड के लिए हमने V लिया, डिस्टेंस कितना किया, S2 माइनस S1, यानी कि S2 में से S1 को माइनस किया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लिया, T2 माइनस T1। तो इस तरीके से हम
स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले सब आपको कह रहे। वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन टेबल 8.2 shows द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। अब यहाँ पर आप देखिए इसी चीज़ को आप एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप ये है टाइम इन सेकेंड्स, यानी कि हर एक इंटरवल के बाद 2 सेकेंड बढ़ रहे हैं। दूसरा डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही जा रही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल, यानी कि वो टाइम इंटरवल से में 2, 4, 6 2 का टेबल है, यहाँ पे 2 का गैप है 2 सेकंड का, लेकिन डिस्टेंस देखिए पहले 1 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 4 से सीधा 9 मीटर, 9 से 16 मीटर, 16 से 25 मीटर, यानी कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिफरेंट है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए हमारा ग्राफ बनेगा ये वाला नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये एकदम सीधा नहीं रहेगा। उसमें हमने देखा था यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रही थी, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए कहीं धीरे जा रही है गाड़ी, फिर एकदम से यहाँ स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से हम एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती हुई किसी भी गाड़ी का ग्राफ इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ द कार शोन इन फिगर 8.4 नोट दैट द शेप ऑफ द ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर ग्राफ for uniform motion. The nature of this graph shows non-linear variation of the distance time traveled by the car with time. Thus the graph shows in 8.4 represent motion with non. तो यूनिफॉर्म वाला आपको पीछे दिख गया है। इस प्रकार से यूनिफॉर्म में मतलब स्ट्रेट लाइन जाती है और नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, ये इस तरीके से उबड़ खाबड़ रही। अब हम देखते हैं 8.4.2 जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेरिएशन इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर जो वेरिएशन आता है समय के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस ग्राफ के अंदर टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। यहाँ पर टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया, नीचे वाला एक्स एक्सिस है और इसमें टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस। यहाँ पर हम वेलोसिटी को देखते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी बताई गई हमारे सामने। ये वेलोसिटी बताई गई है। If the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. It will be straight line parallel to the x-axis. Figure 8.5 shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 km/h. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड 40 km/h की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन हमारे सामने बनेगी जो कि पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के। We know that the product of velocity and time give displacement of an object moving with uniform velocity. जब हम velocity और टाइम को का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट मतलब द मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी टाइम विल गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन T1 and T2 यूजिंग फिगर 8.5 ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द points corresponding to the T1 and T2 on the graph. The velocity 40 km/h is represented by the height AC or BD and the time T2 minus T1 is represented by the length AB. अब यहाँ पर देखिए ये जो कार की जो वेलोसिटी बताई गई है 40, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये लाइन ये जा रही है 40 के समानांतर और ये हमारा टाइम जो है। अब इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ कर देंगे दो, जिसमें ये जो है T2 टाइम है और ये T1, यानी कि टाइम कितना है T1 जब शुरू किया था उससे T2 यानी कि जो खत्म हुआ, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे T2 माइनस T1 तो टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ AB, डिस्टेंस कवर कितना किया उसने, ये तो टाइम हुआ, डिस्टेंस कवर्ड विल बी AC या फिर BD। तो AC या BD को हम डिस्टेंस कवर्ड मान सकते हैं यहाँ पर इस ग्राफ के हिसाब से। The velocity of 40 km/h is represented by height AC और BD। AC या BD से, AC या BD से हम वेलोसिटी
बता सकते हैं इस कार की, द वेलोसिटी ऑफ 40। अब आगे हम देखते हैं, सो द डिस्टेंस एस मूव्ड बाय द कार इन टाइम। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है, पहले भी हम कर चुके हैं। तो डिस्टेंस एस होता है, वो कैसे होगा हमारा, इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। ए सी इंटू सी डी, ए सी क्या है हमारा, ये रहा, सी डी क्या है हमारा, ये रहा। हमने प्रोडक्ट बताया ना, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, जो ऊपर हमने जस्ट रीड आउट किया, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, ये रहा, आपको मैंने अंडरलाइन किया, जो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, ए सी, टाइम कितना है, सी डी। यहाँ पर मैंने नाम दिया, ये देखिए सी लिखा है और ये डी, तो सी डी, टाइम सी डी है और ये ए सी, तो ए सी इंटू सी डी। ए सी इंटू सी डी कितना होगा, ए सी कितना है 40 किलोमीटर और सी डी कितना है T2। ए सी यानी कि ये वाला, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तो 40 हुआ, सी डी कितना हुआ, सी डी T2 माइनस T1 हुआ सी डी, तो हम करेंगे T2 माइनस T1, तो 40 इंटू T2 माइनस T1, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 40 इंटू T2 माइनस T1, क्योंकि T2 T1 हमारे पास नहीं है। अब 40 इंटू T2 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब 40 यानी कि ये जो आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ हुई और ये ब्रेड्थ हुई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होती है। तो ये है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस का वर्ड मिल गया है। अब अगर आपके पास ये दिया गया हो, यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस केस में, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं। आपका ये पता है 40 और ये भी अगर आपको पता है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द डिस्टेंस। We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. Consider a car being driven along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after 5 seconds by noting the reading of the speedometer of the car. The velocity of the car in km per hour as well as in meter per second. अब यहाँ पर देख सकते हो आप टाइम, यानी कि हर 5 सेकंड के बाद मापा जा रहा है, कितना आ रहा है देखिए वेलोसिटी ऑफ द कार, ये सब इक्वल आ रहा है, देखिए सब में 2.5 का गैप आ रहा है, तो इक्वल है। किलोमीटर की बात करें, किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे भी आपको 9 का गैप मिल रहा है, समझिए 9 का टेबल है पूरा, देखिए आप, तो यानी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। इन द केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इस केस के जो यूनिफॉर्मली मोशन से वो जा रही है गाड़ी, कैसे जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन से, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से वो गाड़ी जब जा रही है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था जो कि यूनिफॉर्म स्पीड में, तो ये एक स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, जो कि आपके सामने आप देख रहे हो, ये स्ट्रेट ग्राफ ही बनेगा। तो स्ट्रेट ग्राफ मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये आप जो ग्राफ देख रहे हो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाला ही है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ABCD अंडर द ग्राफ। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया है वो कैसे पता लगेगा हमको, ABCD, यानी कि इससे पता लगेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। Since the magnitude of the velocity of the car is changing due to acceleration, the distance as traveled by the car will be given by the area of ABCD under the velocity time graph। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो कैसे पता लगेगा, ABCDE, इतना डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया है। अगर हम यहाँ से शुरू करें, यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, S इजिकल टू एरिया ऑफ ABD, एस मतलब डिस्टेंस, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABDE, ABCDE। तो ABCDE को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ABCD कोई ये फिगर ही नहीं है, तो इसका कोई फार्मूला होता ही नहीं है। ऐसे फिगर का कोई फार्मूला आपने सुना है अभी तक, इस तरह का कोई फिगर दिया है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया भी तो नहीं है ना, हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। पहले हम लेंगे इस स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का, और इस तरफ हम लेंगे ट्राइंगल का, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, AB इंटू BC, यानी कि AB इंटू BC एरिया हो गया। फिर जो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली, तो इस तरीके से आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था, उसके केस में क्या होगा, अब ये देखिए
ये ग्राफ बनेगा आपका, ये दो ग्राफ्स आपके सामने हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन अ ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 8.7a shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time। अब इसमें आपको वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई दिख रही है, देखिए ऊपर से आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। दूसरे केस के अंदर हमको क्या शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म है, ये देखिए पहले बढ़ गई फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई फिर कम हो गई, यानी कि दोनों में यही डिफरेंस है। आगे देखें हम क्या दिया हुआ है। नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन जो है मोशन की वो कैसे बनाएंगे। When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equation of motion. For convenience, a set of three such equations are given below. तो ये जो equations है इनको हम कहते हैं equations of motion। अब ये जो है ये तीनों दिए गए हैं जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर v और u जो है, u और v आप जानते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन, s है डिस्टेंस। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए इक्वेशन की बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम, ये टाइम है हमारा और ये है वेलोसिटी, इसके लिए रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे फाइंड आउट देखते हैं। नाउ दिस शोज फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट u and then it increases to v in time t. The velocity changes at a uniform rate a। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो ज़ीरो थी एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, फिर वो कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच गई है, यानी कि ये इस तरह का ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ होता है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला होता है। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमको दिखाई दे रही है। द वेलोसिटी changes at a uniform rate a in figure 8.8. The perpendicular line BC and BE are drawn from point B on the time and the velocity axis respectively, so that the initial velocity is represented by OA। इनिशियल वेलोसिटी OA से रिप्रेजेंट की जाएगी। किससे रिप्रेजेंट की जाएगी इनिशियल वेलोसिटी? OA से। ये रहा O, ये A, यानी कि दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी हमारी कैसे पता लगेगी? ये OA एंड द फाइनल वेलोसिटी विद BC। फाइनल वेलोसिटी हमें कैसे पता लगी? BC से। ये रहा B और ये रहा C, यानी कि दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन उसकी। एंड द टाइम इंटरवल T इज रिप्रेजेंट बाय OC। टाइम पीरियड OC से, टाइम पीरियड यानी कि OC। BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। BD इज इक्वल टू BC। अब BD निकालना है तो क्या करेंगे? BC, इस पूरे में से हम इतने को निकाल देंगे BC को, तो हमें ये मिल जाएगा। डिपेंड द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T। ये जो मिलेगा, यानी कि ये जो है ये बदलाव आया है, यानी कि अगर हम इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा ये पार्ट, और यही तो हमें वेलोसिटी में जो बदलाव आया है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी यहीं से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। AD हमने ड्रॉ कर दी, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है OC के पैरेलल। तो क्या बन गया? ये नीचे एक रेक्टेंगल देख रहे हैं और ऊपर एक ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग। तो फिर क्या करेंगे हम? BC इक्वल टू BD प्लस DC। BC कौन सा है अपना? ये रहा हमारा BC। BC को हम फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? CD प्लस BD, CD प्लस BD, ये देखिए BD प्लस CD यानी कि DC, एंड इट इज इक्वल टू BD प्लस OA। अब हम OA भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें CD की, तो CD की जगह हम OA भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस तो सिमिलर ही, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, पैरेलल लाइंस है, तो इसकी जगह हमने OA लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने CD की जगह OA डाल दिया। सब्स्टिट्यूटिंग BC इज इक्वल टू V। BC क्या है? V, और OA क्या है? U, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो V इज इक्वल टू, V को
v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। बी सी की जगह हमने क्या किया, इसकी जगह हमने v लिख दिया, बी डी की जगह हमने बी डी ही रहने दिया और ओ ए की जगह u लिख दिया। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। अब बी डी को हम वहीं छोड़ देंगे तो u इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू v माइनस यू। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ 8.8 द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ बी डी, टाइम कितना हुआ ए डी। ए डी ये टाइम है और चेंज इन वेलोसिटी बी डी ये वाला। तो बी डी का हमने बी डी लिखा, ए डी की जगह हमने ओ सी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ए डी की जगह ओ सी, क्योंकि ए डी जो है ये ओ सी के बराबर ही है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ओ सी लिख दिया हमने उसकी जगह पर। सब्सटीट्यूटिंग ओ सी इज इक्वल टू डी। ओ सी क्या है, वो टाइम है। ओ सी मतलब ये नीचे वाला जो है ये इसको टाइम दिया है हमने, देखिए ओ सी टाइम है ना टी, तो इसको हमने सबसे टाइम लिया है टी, तो ओ सी की जगह हम टी लिख देंगे। तो बी डी को यहीं छोड़ेंगे, टी जो है इधर जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी। तो बी डी इज इक्वल टू ए टी। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हुआ। तो यूजिंग इक्वेशन 8.8 एंड 8.9 वी गेट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप देखिए दोनों जगह पर बी डी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ली b माइनस यू और यहाँ पर बी डी की वैल्यू ए टी। तो बी डी दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो बी डी की वैल्यू दोनों जगह पर हमें सेम मिली, तो हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू, यानी कि हम एक तरफ ये लिखेंगे और दूसरी तरफ ये लिखेंगे। अब इसमें हमने v को यहीं छोड़ दिया और माइनस यू को इक्वल टू के, यानी कि हम इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। हम क्या करेंगे, ये भी बी डी की वैल्यू और यहाँ भी बी डी की वैल्यू, दोनों में बी डी की वैल्यू मिली हैं। हम क्या करेंगे v माइनस यू, यानी कि ये भी बी डी की वैल्यू है और दूसरी तरफ हमारी बी डी की वैल्यू क्या है ए टी। तो हमने दोनों सामने आमने सामने लिख दिया कंपेरिजन, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी बी डी की वैल्यू ये भी बी डी की वैल्यू, दोनों सेम हुई। अब हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, v को यहीं छोड़ देंगे और u को उस तरफ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, u को उस तरफ ले जाएंगे। तो u जो है माइनस का है, तो माइनस का u उधर जाके प्लस का u हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि यहाँ पर आपके सामने आपको दिखाई देगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये रही आपकी इक्वेशन 8.5, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये कैसे आई ये आपको मैंने नीचे समझाया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब दूसरी इक्वेशंस भी यहाँ पर आगे निकालने के लिए हमको मिलेंगी।